जय हिंद दोस्तों। कुछ किरदार ऐसे होते हैं इस संसार में जिनका रिश्ता तो किसी एक से नहीं, समस्त मनुष्य समाज एवं एनिमल जगत से भी होता है। ये लोग अपने कर्तव्य पथ पर कुछ ऐसे कृत्य करते हैं कि अपने कार्य के साथ साथ लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना लेते हैं। और पैसा कमाना तो एक आम बात है, कोई भी कमाता है, लेकिन हर वो शख्स पैसा कैसे कमाता है ये उसका डिपेंड करता है। और कहते हैं ना, आपकी जीवन भर की पूंजी क्या है ये आपके मरने के बाद जो अंतिम यात्रा जाती है तब आपके काफ़िले को देखकर बताई जा सकती है। हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जिन्हें वास्तव में दिल करता है कि एक जो भारत के रत्न कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, बात करेंगे आज भारत के महान उद्योगपति रतन नवल टाटा जी की, इनकी बायोग्राफी। और आज आपको पता है 10 अक्टूबर को इनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हुआ है। तो दोस्तों, इनकी संपूर्ण बायोग्राफी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रतन टाटा जी का पूरा नाम रतन नवल टाटा था। ये गुजरात के एक व्यापारिक परिवार में पैदा हुए थे। 28 दिसंबर 1937 को ये सूरत में इनका जन्म हुआ। बचपन में इनका सूरत जो गांव एक टाउन एरिया था उस समय, तब इन्होंने उस जगह पर जन्म लिया और वहाँ रहे। देखिए, व्यक्ति का जीवन में अगर संघर्ष आता है तभी वो इतने आगे बढ़ सकता है, और ऐसा ही हुआ। इनके जन्म के बाद इनकी माँ, जिनका नाम था सोनी टाटा, और इनके पिता का नाम था नवल टाटा। तो इनके पिता नवल टाटा और इनकी माँ सोनी टाटा दोनों थीं, तभी इनका जन्म हुआ है। छोटे ही बच्चे थे तभी इनकी माँ का देहांत हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये इनके पिताजी हैं जो बैठे हुए हैं, ठीक है। बगल में बीच में है नवल टाटा जी। तो इनकी माँ थी जो सोनी टाटा, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इनके पिताजी दूसरी शादी करा लेते हैं, और इनकी जो सौतेली माँ थी उनका नाम था सीमोन टाटा। और सीमोन टाटा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है नोएल टाटा। और जो बच्चे देख रहे हो छोटे से, ये नोएल टाटा ही हैं इनके सौतेले भाई, ठीक है। और ये रतन टाटा जी हैं और इनके पिताजी हैं साथ में, ठीक। बात करेंगे नेक्स्ट कि जब इनकी माँ आई तो इसके बाद ये पिताजी, माँ और इनके छोटे भाई, ये लोग तो अलग रहते थे, लेकिन इनका जो है पालन पोषण इनकी ही दादी थी, ठीक है। इनकी जो दादी थी नवाज भाई टाटा, इन्होंने इन्हें अपने गोद रूप में लिया, मतलब एक एग्रीमेंट साइन करा के गोद में लिया, और नवाज टाटा जी ने ही इनका लालन पालन किया, और बचपन में ये अपने दादी के पास ही पढ़े और बड़े हुए। बात करें इनकी शुरुआती शिक्षा, तो शुरुआती शिक्षा इनकी कैथेड्रल एंड जॉन कैलन स्कूल जो मुंबई का था, इस स्कूल में इनकी जो मैट्रिक्स की पढ़ाई होती है। और इसके बाद इंटर तक जब ये पढ़ने के बाद मुंबई में, इसके बाद फिर ये अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करते हैं। यूनिवर्सिटी जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो आपकी यहाँ से ये अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं आर्किटेक्चर में, ठीक। इसके बाद फिर ये यूएसए वहाँ जाते हैं लंदन, और लंदन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये एक एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का डिप्लोमा करते हैं 1975 में, ठीक है। 1975 ईस्वी में ये वहाँ पर पढ़े, और इसके बाद पुनः वहाँ से वापस आते हैं। वापस आने के बाद ही इन्हें सबसे पहले इनको 1971 में एक कंपनी थी नाल्को, 1971 की बात है। तभी इनको जो परिवार था, इनके परिवार में काफ़ी उद्योगपति थे उस समय, तो उनमें से एक ही इकाई जो थी जो काफ़ी पड़ी हुई थी, तो इनको दी जाती है। ये इसमें पहले अपने अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और लगभग उस नाल्को कंपनी को
20% प्रॉफिट तक ले जाते हैं। 20% प्रॉफिट होने के बाद उसी समय आपको पता 1971 का बांग्लादेश युद्ध, बांग्लादेश को अलग किया जा रहा था, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, किसी कारण से उस कंपनी में थोड़ा घाटा आ जाता है और घाटा आने के बाद उस कंपनी को इन्हें बंद करना पड़ता है। ठीक है, तभी कुछ क्या होता है, इन्हें दूसरी कपड़ी दी जाती है, कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स को दिया जाता है, और जिसमें उस पर भी ये काम करते हैं बट इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। और तभी 1977 आता है और इनके कंपनी में हड़तालें चालू हो जाती हैं, लोग वर्कर वगैरह हड़ताल पे बैठने लगते हैं। इस कारण से देखिए इन्होंने वर्करों को कभी दबाया नहीं, उनकी आवाज़ को दबने नहीं दिया, और उनके साथ ही मिलकर के उनकी जो समस्याएं थी उनको सुना और उस कंपनी को कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर दिया गया। अब देखिए ये कुछ समय बीतता है, कुछ समय के बाद इनको पता है, ये व्यक्ति जो थे एक इनके चाचा थे JRD टाटा। ठीक है, JRD टाटा इनके चाचा थे। इन्होंने क्या किया, 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज़ के उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इनके चाचा जी ने, JRD टाटा ने इन्हें, रतन सिंह जो टाटा थे, इन्होंने क्या किया, इनको रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और उत्तराधिकारी बनने के बाद इनके ऊपर काफ़ी भार आ जाता है। बाहर आने के बाद ये क्या करते हैं, तभी उस समय दौर काफ़ी दिनों से गुजर रहा था, ये तो रिटायरमेंट ले चुके थे इनके JRD टाटा। ठीक है, इसके बाद फिर ये रतन टाटा जो है ना, ये अपने उस उद्योग में लगे थे, लेकिन काफ़ी इन्हें उसी समय मंदी छा जाती, 1990-91 की मंदी, इस कारण से इन्हें घाटा होता है। घाटा होने के कारण फिर भी ये इनके पैर डगमगाते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि मैं उस शख्स का पोता हूँ जिसने अंग्रेज़ों के समय जब मात्र 21,000 रुपया से व्यापार शुरू किया था। जी हाँ, बात करते हैं इनके जो हैं परदादा, जिनका नाम था जमशेद टाटा, जिनके नाम से टाटा इंडस्ट्रीज का उदय हुआ है। और ये अंग्रेज़ों के समय ही, अंग्रेज़ों के समकक्ष ही उनसे लड़ते हुए इस मुकाम तक पहुँचे थे, और इन्होंने समस्त यूरोपीय कंपनियों को मात भी दी थी। बात करेंगे जमशेद जी टाटा। एक बार की एक कहानी है छोटी सी, आपको बताते हैं कि जमशेद जी टाटा जब थे, उस समय जमशेद जी टाटा मुंबई में एक होटल था जो उस समय अंग्रेज़ों के लिए ही, जहाँ वो लोग जाते थे और अपना अय्याशी करते थे, बैठते थे, उनके ही लिए था। एक बार ये चले गए, ये जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा और इन्हें उस होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। होटल से बाहर निकालने के बाद इन्हें बड़ा बुरा लगता है और ये सोच लेते हैं कि मैं खुद इतना VIP होटल बनाऊंगा जिसमें कि मैं और मेरे जैसे हज़ारों भारतीय जा सकेंगे, अपने सपनों को लेके वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तभी इन्होंने डिसीजन लिया। और जमशेद जी टाटा ने, आपको पता है, 1903 ईस्वी में एक समुद्र किनारे बहुत ही बड़ी इमारत बनाई जिसका नाम ताज होटल के नाम से रखा गया। और इसमें सारी जितनी उस समय की होटलों में फैसिलिटी नहीं थी, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी वाला होटल बना दिया, जिसमें हर चीज़ उपलब्ध कराई गई। बड़े ही मनोरम ये बिल्डिंग ताज होटल आज भी आप लोग घूमने जाते हैं सब लोग, है ना, तो ये बना हुआ है, समुद्र के पास में ही बना है। तो उन्होंने बनाया 1903 में ताज होटल बनवाया। ठीक है, ताज होटल बनवाया तो इन्होंने, जो रतन टाटा थे, इनको ही याद किया कि मेरे जो पूर्वज हुए हैं ना, उन्होंने इतना संघर्ष करके उस समय किया तो मैं क्यों ना करूं। तो रतन टाटा जी ने भी क्या किया है, उसी समय कमान संभाल ली। और तभी सरकार की नीति आती LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसको देखते हुए, उसका फ़ायदा उठाते हुए रतन टाटा ने टाटा इंडस्ट्रीज़ को वहीं से ऊंचाइयों पर पहुंचाना चालू कर दिया। अभी क्या होता है कि रतन जो ताजमहल के बारे में बता रहे थे, ताजमहल में आपको पता है कि एक 26/11 अटैक होता है। ठीक है दोस्त, 26/11 अटैक के दौरान जो भी कर्मचारी घायल हुए थे या जो शहादत को प्राप्त कर लिए थे, उनके परिवार का पालन पोषण, इस सब का जिम्मा रतन टाटा जी ने उठाया। ठीक है दोस्तों, तो ये दिल के बड़े ही धनी व्यक्ति थे। जितना धन इनके पास था, मान लो उससे कई ज़्यादा धन इनके दिल में भी था। ठीक है दोस्तों, ताजमहल के बाद जो आपने देखा था ना, ये हुआ था 26/11 हमला। ठीक
ठीक है। तो 26/11 हमले में कई लोग मारे गए थे, उसमें जितने भी परिवार थे उन सब परिवारों का इन्होंने पालन पोषण की पूरा जिम्मा लिया था, उनका सबका ट्रीटमेंट का जिम्मा लिया था जो घायल थे, ठीक है। तो सभी का इनने अपने वर्कर थे इनके, कुछ और भी जो मुंबई पुलिस के लोग थे उन सब का जिम्मा लिया था रतन जी टाटा ने। तो ये बड़े ही दिल के दयालु इंसान थे और एक नेक इंसान थे। बात करेंगे हम, एक जब ये बिजनेस में जैसे ही जुड़े हुए थे तभी क्या होता है, ये अपनी एक गाड़ी लेके आते हैं मार्केट में 1998 में, ठीक है। कहानी उस समय की है जब 1998 में एक गाड़ी लेके आते हैं इंडिका, और इंडिका जब गाड़ी आती है तो ये शुरू में गाड़ी में जब ये लाए तो कंपनी में पता नहीं इसकी मार्केट में डिमांड नहीं थी, कुछ कमियां थी, इस कारण से ये फुल ऑफ हो गई, जिस कारण से इन्हें अचानक डिसीजन लेना पड़ा कि अपनी गाड़ी की जो कंपनी है इसको बेचने की नौबत आ गई। दोस्तों जब बेचने की नौबत आ गई इसको, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कंपनी को बेचने के लिए यहाँ से जाते हैं और जा करके जो आपकी फोर्ड गाड़ी थी, अमेरिका जाते हैं, अमेरिका की कंपनी थी फोर्ड, और फोर्ड कंपनी थी, उस फोर्ड कंपनी के मालिक थे विल फोर्ड, और विल फोर्ड से ये मुलाकात करते हैं। और जब उनके बाद बात होती है, मीटिंग होने के बाद रतन टाटा विल फोर्ड को देखते हैं और उनसे बात करते हैं कि मुझे अपनी कंपनी बेचना है। तो विल फोर्ड कई तरीक़ा से सुनाते हैं, और सुनाने के बाद अर्थात उनको अपने आप पे घमंड था कि मेरी फोर्ड कंपनी इतनी अच्छी और इनने क्यों कंपनी लॉन्च की, और तो उन्होंने कहा तुम्हें जब अनुभव नहीं था तो क्यों कंपनी तुमने चालू की, ऐसे कुछ ताने दी। और बाद में कहा हम खरीद तो लेंगे, लेकिन उस खरीदने पर भी एहसान दिखाया कि हमारा एहसान मानना होगा। जब इन्होंने इतना कहा विल फोर्ड ने, तो रतन सिंह टाटा वहाँ से तुरंत निकले और कहा मैं कंपनी को नहीं बेचूंगा, और इन्होंने उसी समय डिसीजन लिया कि मैं कंपनी को नहीं बेचूंगा, और आकर के उस पर सोचा कि मेरे कंपनी द्वारा जो लॉन्च हुई गाड़ी उसमें क्या कमियां हैं, लोग क्या चाहते हैं, मार्केट में कैसे बिकेगा, उस पर अमल किया। और दोस्तों आपको पता है कि एक समय आया और फिर इस कंपनी ने वो नहीं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी निकाली कि इतनी महंगी गाड़ी, जबकि महंगी से महंगी गाड़ी जैसे जैकुआर को भी इन्होंने अपने आप में लिया, ख़रीदा। इसके बाद में जो आपका लैंड रोवर गाड़ी आती है, ठीक है, तो लैंड रोवर गाड़ी को भी इन्होंने लॉन्च किया, बहुत महंगी महंगी गाड़ी लॉन्च की हैं, ठीक है। और जबकि आगे चलकर 2008 तक फोर्ड कंपनी जो थी वो आपकी दिवालिया हो जाती है। तो दोस्तों किसी को भी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने टाटा जी ने काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ मार्केट में लाई, यहाँ तक कि विदेशों में भी इनकी गाड़ियाँ रोडों पर दौड़ने लगी। बात करेंगे, इन्होंने कहा कि मैं भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को मैं गाड़ी 4 व्हीलर में चलवा दूंगा, और उसी के तहत ये लेके आए मात्र 1 लाख रुपए में टाटा नैनो, ठीक है। तो नैनो कार जो 1 लाख रुपए में बाइक के रेट पर ये लेके आते हैं, और भारत में बोले मैं एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो एक लखटकिया बोला जाएगा, लखटकिया भी है अगर, तो मैं उसे भी क्या करूँगा 4 पहिए की गाड़ी में चलवा दूंगा हर वर्कर को। हाँ दोस्तों, तो इन्होंने सबसे सस्ती, विश्व की सबसे सस्ती गाड़ी नैनो को लॉन्च किया और वो रोडों पर दौड़ी, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलकर देखा गया कि इन्हें जो बाद में 2008 में उस समय प्रतिमा देवी सिंह पाटिल जी थी, इन्होंने पद्म विभूषण से पुरस्कार किया, ठीक है। देखो दोस्तों ऐसी महान हस्ती थी, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया उस समय, ठीक है, कांग्रेस सरकार में। मैं तो कहूँगा इस प्रकार के महान व्यक्तित्व वाले को भारत रत्न भी दिया जाए तो वो भी कम है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो किया देश के लिए किया, और कहा इनका मतलब यही था कि मैं देश के लिए ही करूँगा, देश का नाम विदेशों तक ले जाऊँगा, मेरी कंपनियाँ विदेशों में जाएंगी जो भारत का नाम रोशन करेंगी। प्लस इन्होंने कभी भी पाकिस्तान में अपनी गाड़ियों को नहीं बेचा, क्योंकि ये कहते थे कि मैं वहाँ अगर वर्कशॉप खोलूँगा, वहाँ गाड़ियाँ बनाऊँगा, तो वहाँ जो लोगों को वर्क मिलेगा या वहाँ के कर्मचारी होंगे वो पैसे कमाएंगे, उसी पैसे से हथियार हमारे भारत में बम और बारूद फेंकेंगे, इसलिए मैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो इतने इन्होंने राष्ट्रभक्ति भी बहुत अच्छे से की है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद आप बात करते हैं कि इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि रतन टाटा जी को पद्म विभूषण कब दिया गया, तो 2008 में दिया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी द्वारा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने रतन सिंह जी टाटा जो थे, इन्होंने 2012 में
अपने ही कंपनी के एक मैनेजर थे जिनका नाम था साइरस मिस्त्री। क्या नाम है? साइरस मिस्त्री। इनको अपना कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, कार्यभार सौंप दिया, क्योंकि इनकी भी एक एज थी, इन्हें प्रॉब्लम हुआ करती थी तो कभी न कभी, तो इन्होंने उन्हें अपना कंपनी का एक अध्यक्ष पद दे दिया साइरस मिस्त्री को। ठीक है, तो टाटा इंडस्ट्रीज के इस समय यही साइरस मिस्त्री अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इतना। अब बात करेंगे, देखिए दोस्तों, इनके जो टाटा जी हैं, ये इनको व्यक्ति और पैसा, इकोनॉमी, सबके साथ प्रेम तो था ही, साथ साथ इन्हें पशुओं से भी या एनिमल से भी प्रेम था। ये बहुत ही सुबह जब उठते थे, जो अपने डॉग को घुमाने ले जाते थे, उससे बात करते थे। और जो आप देख रहे हो, बचपन से लेकर, बचपन में भी ये डॉग पाला करते थे, इससे प्रेम करते थे। और लास्ट में ये इनका अपने कुत्ते के साथ लास्ट वार्तालाप ही ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में तस्वीर, इसी के बाद ये भर्ती हो जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहीं इनकी डेथ हो जाती है। लास्ट मुलाकात है इनकी अपने जो है एनिमल सदस्यों से। ठीक है, ध्यान रखना है ये वाली। हाँ, तो ये मतलब हर किसी से प्रेम करते थे, प्रकृति, पशु और मानव सभी से। दोस्तों, बात करेंगे इस महान हस्ती का। एक अस्पताल इस समय ब्रिज कैंडिड हॉस्पिटल के नाम से जानी जाती है, जो मुंबई में है। वहीं पर इनका जो है देहांत हो जाता है 9 अक्टूबर 2024 को। 10 अक्टूबर को इनका पार्थिव शरीर ला करके उसे पंचतत्वों में विलीन किया जाता है। ऐसे भारत की महान हस्ती को दिल की गहराइयों से शत शत नमन। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अमर रहेगा। इन्होंने भारत के लिए इतना कुछ किया है। बात करेंगे रतन टाटा जी ने इस कंपनी को कहां से कहां भेज दिया। देखो, जिसको एक व्यक्ति बैठने के मात्र से ही ताने दे रहा था, उसने देखो कितनी सारी कंपनियों को ऐड किया, कितना बड़ा है। देखो, इस समय मार्केट में जो टाटा की इतनी सारी कंपनियां हैं, जैसे टाटा मोटर्स जिसमें गाड़ियां बनती हैं, टाटा कॉफ़ी है। ठीक है, टाटा की कॉफ़ी वगैरह आती हैं, जो भी वो आती हैं। वोल्टास जो आती है, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, वो वोल्टास टाटा ही समूह का है। ठीक है, और आपका जैगौर तो है ही, कोई फॉरेन में चलती है गाड़ियाँ। ठीक है, टाटा मेटल्स भी है जिसमें स्टील प्लांट वगैरह हैं। टाटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, और टीसीएस जैसी महान कंपनी, ठीक है, समझ रहे हो, टीसीएस जैसी महान कंपनी टाटा की है जो टेक्नोलॉजी में काम करती है। टाटा केमिकल्स भी है। टाटा पावर जो आपकी लाइट बनाती है, ISCL। ठीक है, और आपका जो है लैंड रोवर जैसी कंपनियां भी टाटा के ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो बेटा, कितनी सारी कंपनियां एक व्यक्ति ने बना ली हैं, तो इसके लिए इन्होंने त्याग भी बहुत लंबा किया है। और आप सबको पता है, टाटा जी ने शादी नहीं करवाई थी और शादी नहीं करवाई थी। अब बात करेंगे कि इनका परिवार में कौन है, ये भी जानने की इच्छा हो रही होगी आप लोगों की। तो बेटा, इनके परिवार में कुछ सदस्य भी हैं। देखिए, इनमें से ये इनका परिवार है। सबसे ऊपर देख रहे हो जो बीच में, ये नवल टाटा इनके पिताजी हैं। इनकी माँ जो हैं इस राइट साइड में दिख रही हैं, सोनी टाटा। ठीक है, और इनकी लेफ़्ट साइड में जो है सौतेली माँ है, सिमोन टाटा। ठीक है, और इसके बाद ये जो हैं इनके पुत्र हो गए हैं रतन टाटा, और इनके एक बड़े भाई भी थे, इनका नाम था जिम्मी नवल टाटा। ठीक है, तो जो पहले ही देहांत हो गया था, अब इनका देहांत हो गया है। अब इनके एक सौतेले भाई हैं जो आपके नोएल टाटा, और नोएल टाटा हैं उनका ही, उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़का। एक है आपकी लेहन टाटा, एक है नेविल टाटा लड़का है, और एक है माया टाटा, ये भी लड़की हैं। ये 3 बच्चे हैं और इन्हीं में से कोई इनकी कंपनी का उत्तराधिकारी बनेगा बेटा। ठीक है, तो देखिए, इस महान हस्ती को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, सत सत नमन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से आपने जो कुछ सीखा होगा, आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब रखिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा के रखिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।